Hello guys, it's Advocate Karthik Raghuvanshi. I'm a graduate of NLIU Bhopal, batch of 2019, and today I'll be discussing with you the chapter 1 of Code of Criminal Procedure, which is titled Preliminary. तो जुडिशरी और APO एग्जाम्स जो होते हैं उनके पर्पस से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस बनते हैं और आज हम इन्हें कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. The Section 1 is short title, extent and commencement. So what is short title? The short title of Code of Criminal Procedure is Code of Criminal Procedure 1973. That is the title of the act. It's basic knowledge. We all know that. The second thing that this section covers is the extent of CRPC. Right? So CRPC extends to whole of India now. Okay, after Jammu and Kashmir Reorganization Act, it extends to whole of India now, provided that the provision of this code other than those related to chapter 8, 10 and 11, right? So 8 and 10, the chapter 8 and 10 relates to public order and bond, etc. And chapter 11 is preventive detention. Okay, so except these three chapters, CRPC shall not apply to Nagaland and to the tribal areas. All right, but the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland. But the state government of Nagaland or of such tribal areas may by notification apply CRPC into those areas with modification, without any modification. It should be supplement. It could be a supplemental modification, incidental or a consequential modification. The explanation of section 1 explains to us that the tribal areas are those of Assam, which are mentioned in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution. Okay, the one more thing that section 1 states is that it shall come into force on first day of April 1974. So April Fool's Day को it came into force. और तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो सबसे पहला बनेगा कि एक्सटेंट का, कि कहाँ एक्सटेंड होता है, कहाँ तक एक्सटेंड सीआरपीसी होता है, क्या होल ऑफ इंडिया में होता है? तो इसका आंसर है नहीं, होल ऑफ इंडिया में नहीं होता है. नागालैंड उससे एग्जेम्प्ट है और कुछ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम जो पैरा 20 शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइबल एरियाज कहाँ पर मेंशन्ड है, ट्राइबल एरियाज जो इसमें दिए हुए हैं सीआरपीसी के सेक्शन 1 में, वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है. तो ये याद रखेंगे हम पैरा 20 शेड्यूल 6. और एक क्वेश्चन जो बनता है कि व्हेन इट केम इनटू फोर्स, तो वो है 1 अप्रैल 1974. ऑलराइट, सो ये हमारा, ये सब कुछ हमें याद रखना है सेक्शन 1 से. ओके, सो कंटिन्यू. नाउ सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस. तो सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में टोटल 25 डेफिनेशंस दी हुई हैं, ए से लेकर एक्स तक, और उसमें एक डब्ल्यू ए भी है. तो ये जो सारी डेफिनेशंस हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ डेफिनेशंस इनमें से इम्पॉर्टेंट होती हैं. उनमें डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि 2A में क्या दिया हुआ है, या फिर कंप्लेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है. तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी सेक्शन 2 से बनते हैं. सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 2. तो सबसे पहले 2A में डिफाइंड है बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? सीआरपीसी समझने के लिए ये हमें समझना जरूरी है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है. So section 2A states that bailable offence means an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence mean any other offence. तो इसमें तो इन्होंने ये बता दिया कि बेलेबल ऑफेंस जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, या फिर किसी अगर दूसरे लॉ में बेलेबल बताया है तो वो बेलेबल ऑफेंस होगा, और जो बाकी ऑफेंसेस होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे. लेकिन ये हमें बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं बताता है. ओके, ये बस ये बताता है कि सेक्शन 2A हमें बस ये बताता है कि बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है.
तो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जो जरूरत है, तो बेलेबल ऑफेंस होता क्या है ये हम समझेंगे। सो बेलेबल ऑफेंस मीन्स द ऑफेंस इन विच अक्यूज्ड हैज अ राइट टू बेल। ओके, वो ऑफेंस जिनमें अक्यूज्ड के पास राइट टू बेल है, वो अमाउंट फर्निश करेगा बेल का अमाउंट, जो कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। ओके, बट देयर इज नो लिमिट। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ बेलेबल बेल अमाउंट इन दिस ऑफेंस और इन दैट ऑफेंस। उसका आंसर है कि कोई लिमिट नहीं है, बस अप्रोप्रिएट होना चाहिए और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो बेलेबल ऑफेंस वो होगा जिसमें बेल एज अ राइट एक्यूज क्लेम कर सकता है, अगर वो बेल अमाउंट दे देता है तो। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल एज अ राइट अवेलेबल नहीं होता है एक्यूज्ड को। ओके, ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस नहीं होते कि जिनमें बेल मिल ही नहीं सकती, उसमें मिल सकती है बट इट्स कोर्ट्स डिस्क्रिशन। कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट कुछ फैक्टर्स कंसिडर करता है। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखेगा कोर्ट की, दूसरी चीज कंडक्ट ऑफ द एक्यूज देखेगा, तीसरी चीज उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द विक्टिम एंड विटनेसेस देखेगा, कहीं विक्टिम को या विटनेसेस को हरास तो नहीं करेगा, क्या इसका कंडक्ट कैसा है अक्यूज्ड का, क्या वो फ्ली कर सकता है लॉफुल कस्टडी से, कोर्ट आएगा या नहीं आएगा। ये सब जो चीज़ें हैं उसका सोशल इम्पैक्ट भी देखा जाएगा कि बेल को देने का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। ये सब और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट कंसीडर करेगा, और उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट बेल दे सकता है बिकॉज इट्स कोर्ट्स डिस्क्रिशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 2A में दिया हुआ है बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और जो बेलेबल ऑफेंस है वो किस शेड्यूल में दिए हुए हैं? फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है सीआरपीसी के। ऑलराइट, अब हम 2B पे चलते हैं। 2B है चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं चार्ज कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, 2A 2B 2C 2D। तो इसका आंसर होगा 2B। चार्ज इज गिवन इन 2B ऑफ सीआरपीसी। और उसका डेफिनेशन ये जो दिया हुआ है वो है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। राइट, सो अगर एक से ज्यादा हेड हैं चार्जेस के तो हर एक हेड को चार्ज माना जाएगा। अगेन 2B हमें ये नहीं बताता कि चार्ज है क्या, बस ये बताता है कि चार्ज में सारे हेड्स इंक्लूडेड होंगे। चार्ज क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। चार्ज इज अ फुल नोटिस ऑफ द ऑफेंस विद क्लियरनेस एंड सर्टेनिटी। अगर कोई अक्यूज्ड है, उसके ऊपर केस होता है, तो उसमें उसे समझाने के लिए कि क्या ऑफेंस आपने किया है, अलेजेड ऑफेंस क्या है, उसका फुल नोटिस देने के लिए क्लियरनेस और सर्टेनिटी से जो कोर्ट फ्रेम करता है वो चार्ज होता है। ओके, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई वारंट केसेस, मतलब कौन से केसेस होते हैं जहाँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एसेंशियल होता है? तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एसेंशियल सिर्फ वारंट केस में होता है। जो हमारे समन्स केस होते हैं उसमें अक्यूज को समझाया जाएगा कि आपका ऑफेंस क्या है, सारे हेड्स ऑफ चार्ज उसे इस तरह से एक्सप्लेन किए जाएंगे कि उसे समझ आए कि उसने क्या ऑफेंस किया है, बट द फॉर्मिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड इट कैन बी डन अवे विद इन समन्स केसेस। ओनली इन वारंट केसेस इट इज एसेंशियल। ओके, तो सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी से हमें समझ आया कि चार्ज क्या होता है। नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सबसेक्शन सॉरी, 2C कॉग्निजिबल ऑफेंस। ये भी इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है या फिर 2C में क्या दिया हुआ है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। तो इसमें क्या हमें समझने की जरूरत है? हमें समझने की जरूरत है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस जिसके लिए पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, कॉग्निजिबल ऑफेंस भी ये होगा। कॉग्निजिबल केस मतलब ऐसा केस जहां पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। दिस इज इनफ फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंस। यही डायरेक्ट पूछा जाता है जुडिशरी में या फिर एपीओ एग्जाम्स में, और यही हमें याद रखना है। इसमें 2C में दिया हुआ है कॉग्निजिबल ऑफेंस, और इसका मतलब होगा क्या? वो ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज 2D कंप्लेंट।
अगेन इंडेक्स बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लेंट कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या कंप्लेंट ओरल होती है या फिर सिर्फ रिटन होती है या दोनों हो सकती है, तो वो हम पढ़ के समझते हैं। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। ओके, कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, टू अ मैजिस्ट्रेट। सिर्फ मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट क्या पुलिस ऑफिसर को कर सकते हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी नहीं। कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट को विथ अ व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन अंडर दिस कोड। और ये किस लिए कर रहे हैं? जिससे वो सीआरपीसी के अंडर मैजिस्ट्रेट एक्शन ले, that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। मतलब किस चीज के लिए? कि एक पर्सन नोन हो या अननोन ने कोई ऑफेंस किया है और ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट में पुलिस में से क्या इंक्लूडेड नहीं होता है? तो पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने का है, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड भी बन सकता है। ओरल और रिटर्न वाला क्वेश्चन एक बनता है कि ओरल होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए। फिर एक ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, या फिर अक्यूज का नोन होना या अननोन होना जरूरी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंप्लेंट क्या होता है? एक एलिगेशन जो ओरली या रिटन की गई है टू अ मैजिस्ट्रेट, जिससे वो इस कोर्ट के अंदर एक्शन ले, सीआरपीसी के अंदर एक्शन ले किसी नोन या अननोन अक्यूज के खिलाफ जिसने कोई ऑफेंस किया है, और ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, तो एक रिपोर्ट बनाई गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा जहां ऑफेंस पहले कॉग्निजेबल लेके कॉग्निजेबल समझ के वो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ आया कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट समझा जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर जिसने वो रिपोर्ट बनाई है वो होगा कंप्लेनेंट, डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट। ओके, क्यों? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट सिर्फ मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही कर सकती है। में फिर क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर जो है जिसने रिपोर्ट बनाई है, ही विल बी डीम्ड एज कंप्लेनेंट, और उस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द 2E स्टेट्स डिफाइंस हाई कोर्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडेक्स इसका डेफिनेशन क्लॉज याद करने के लिए कोई ज़रूरत ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली जमा हुआ है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपका ये मान सकते हैं आप कि एक क्वेश्चन बहुत जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वैसे आप दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को याद रखें जिसमें हाई कोर्ट मेरे हिसाब से नहीं आता है। ओके, सो यू कैन keep in mind bailable offense, cognizable offense, charge, complaint and all that. You can skip high court, अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नाउ सेक्शन 2F डिफाइंस इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया कहाँ डिफाइंड है, और दूसरा इंडिया मीन्स इट इज डिफाइंड एज इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। ऑलराइट, तो अगर पूछा जाए कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, तो उसमें आप नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम को एक्सक्लूड कर सकते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे होता था, अब नहीं होगा। ऑलराइट, एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया क्या है उसके लिए। सेक्शन 2F। नाउ सेक्शन 2G डिफाइंस इंक्वायरी। इंक्वायरी is defined as every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court। ओके, तो अगर कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ट्रायल के अलावा जो कुछ भी काम करता है वो इंक्वायरी कहलाता है। ओके, ये याद रखना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि इंक्वायरी कहाँ दिया हुआ है, तो 2G में दिया हुआ है। इंक्वायरी कौन करता है, तो या तो मैजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगा। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। 2H डिफाइंस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. Okay, investigation क्या है? Investigation collection of evidence है।
ऑल द प्रोसीडिंग जिससे एविडेंस को कलेक्ट जिससे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैजिस्ट्रेट किसी को भी ऑथराइज कर सकता है। ऑलराइट, सो इन्वेस्टिगेशन में क्या है, कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। और इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया हुआ है, वो 2H में दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, प्रोसीडिंग फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये सब हमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ से लेके चलनी है। नाउ विल मूव ऑन टू 2I which defines judicial proceeding. Judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. तो कोई भी प्रोसीडिंग जहां पे एविडेंस ऑन ओथ लीगली लिया जा सकता है वो क्या होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग सिर्फ कोर्ट में ही हो, जरूरी नहीं है जुडिशियल प्रोसीडिंग सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही हो। जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जहां एविडेंस ऑन ओथ लिया जा सकता है। ओके, तो ये याद रखने की हमें ज़रूरत है। ये इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ डिफाइंड है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू 2J विच डिफाइंस लोकल जुरिस्डिक्शन। अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ऊपर ऊपर से आप ये भी याद रख सकते हैं कि 2J लोकल जुरिस्डिक्शन कहाँ डिफाइंड है, J फॉर जुरिस्डिक्शन तो 2J में डिफाइंड है। ऑलराइट, ऐसे कीप इन माइंड, वैसे क्वेश्चन इससे बनता नहीं। नाउ 2K डिफाइंस मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली सेक्शन 8 में दी हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिनोट कर सकता है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा हो। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करने की। ओके, तो वो हम आगे देखेंगे, आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जनरली क्वेश्चन नहीं आता है 2K से। नाउ विल मूव ऑन टू 2L which defines non-cognizable offense. It's an important one, ये जरूर याद रखिए आप कि टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, 2L में डिफाइंड है। means an offense for which a non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास जिन ऑफेंस में या फिर जिन केसेस में बिना वारंट के अरेस्ट करने का पावर नहीं है वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के पास इन्वेस्टिगेशन पावर्स भी नहीं होते, उन्हें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर अरेस्ट करने के लिए। बिना विदाउट वारंट दे कैन नॉट डू दिस। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनका थीम क्या होता है, किस कैटेगरी में आते हैं, आर दे पब्लिक रॉन्ग, आर दे प्राइवेट रॉन्ग, और आर दे बोथ, और आर दे नन। तो जनरली एंड दे कम अंडर प्राइवेट रॉन्ग्स। प्राइवेट रॉन्ग्स मतलब ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे रॉन्ग्स जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी पर्सनल होता है, जिसका कोई पब्लिक आउटक्राई नहीं हो सकता, जिसका पब्लिक पर कुछ इन्फ्लुएंस ना हो, उन्हें जनरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2। तो इसमें हमें एक बार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो सबसे पहले कहाँ डिफाइंड है, 2L। ऑलराइट, क्या होता है जहां पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, और जो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड पुलिस ऑफिसर, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो प्राइवेट रॉन्ग्स टाइप के होते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं तो इन्हें ध्यान में रखेंगे हम। नाउ वी मूव ऑन टू 2M which defines notification। अगेन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी कैन स्किप इट। 2M डिफाइंस नोटिफिकेशन, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिए, और क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली है, आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो आपको अपने आप दिमाग में आएगा अगर आप याद करेंगे कि हाँ नोटिफिकेशन कहाँ डिफाइन। नाउ 2N डिफाइंस ऑफेंस। ऑफेंस का क्या मतलब होता है, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन
made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. Alright, कोई act or omission made punishable by law for the time being in force, ये हमें याद रखना है। कोई एक्ट या ओमिशन जिसे लॉ से पनिशेबल बनाया गया है, और वो भी कौन से लॉ से, जो इन फोर्स है एट द टाइम। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ डिफाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2N ऑफ CRPC एंड सेक्शन 40 ऑफ IPC। ओके, नाउ सेक्शन 2O डिफाइंस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अगेन ये डिफाइन नहीं करता है, इसमें बस ये दिया हुआ है कि जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अवेलेबल ना हो, जैसे छुट्टी पर है या फिर कहीं और बिजी है, तो जो आदमी the next ranked police officer will be the officer in charge of police station. Basically section 2O ये कहता है कि officer in charge of police station also includes its his substitute, लेकिन at least he should be ranked higher than a constable. Okay, कांस्टेबल से ऊपर वाला रैंक का होना चाहिए, और वो बंदा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है अगर द एक्चुअल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज ऑन लीव और बिजी अदरवाइज। नाउ क्या क्वेश्चन बनता है, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, एक रैंक बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या कांस्टेबल मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है या फिर कौन नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। नाउ सेक्शन 2 clause P of CRPC, it defines place. Place includes a house, building, tent, vessel, vehicle. So again, odd one, which of these is not a place according to CRPC? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें याद रखने की जरूरत है। व्हीकल, वेसल, टेंट ये सब आते हैं, हाउस और बिल्डिंग आते ही हैं ऑब्वियसली। नाउ सेक्शन 2Q डिफाइंस प्लीडर, जो अगेन याद रखने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है यहाँ से। सेक्शन 2R defines police report. Police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173. सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है चार्जशीट। तो पुलिस रिपोर्ट मींस चार्जशीट। कुल मिलाकर सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज R ऑफ CRPC ये कह रहा है पुलिस रिपोर्ट का मतलब है चार्जशीट। तो इस पर अगेन क्वेश्चन बन सकता है पुलिस रिपोर्ट कहाँ डिफाइंड है, और हमें 173(2) याद रखना है। 173(2) में पुलिस रिपोर्ट दिया हुआ है, जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। तो अगेन ये भी बात याद रखने लायक है कि पुलिस रिपोर्ट कौन बनाता है, पुलिस ऑफिसर बनाता है। किसे फॉरवर्ड की जाती है, तो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है। अगेन नाउ 2 क्लॉज S डिफाइंस पुलिस स्टेशन, याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, क्वेश्चन बनते नहीं है इससे। 2T डिफाइंस प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब मतलब जो इस कोड में प्रिस्क्राइब्ड है, कोई मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर 2T का भी। नाउ सेक्शन 2U डिफाइंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ डिफाइंड है, 2U में डिफाइंड है। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, कौन सा एक, लेकिन सेक्शन 24 जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डिटेल में डील करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। लेकिन 2U में वो आदमी, वो पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शंस के अंडर काम कर रहा है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। तो एक ये आप माइंड में रख सकते हैं, लेकिन 2U इंपॉर्टेंट है, 2U में डिफाइंड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ 2V डिफाइंस सब डिविजन, अगेन not very important according to uh, for exam point of view. Now section 2W defines summons case. Summons case क्या होता है, means a case relating to an offense and not being a warrant case. 2W आप इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि समन्स केस कहाँ डिफाइंड है, 2W में डिफाइंड है, लेकिन इसकी डेफिनेशन बहुत ही
सिंपल, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करती, इट्स नॉट प्रॉपरली डिफाइंड अगेन, क्योंकि इसमें बस ये दिया हुआ है जो केसेस वारंट केस नहीं है वो समन्स केस है। तो वारंट केस क्या होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। नाउ डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए डिफाइंस विक्टिम। विक्टिम क्या होता है? विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। अब यहाँ पे लॉस भी अलग है, इंजरी अलग है, ये क्या है? तो लॉस जनरली फाइनेंशियल इंजरी को कहा जाता है, ऑलराइट। एंड इंजरी, इंजरी टू द बॉडी हो सकता है, इंजरी टू माइंड हो सकता है, इंजरी टू रेपुटेशन हो सकता है, इंजरी कई तरह की हो सकती है। तो इसमें मतलब सब कुछ कवर्ड है, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, रेपुटेशन को हो या फिर बॉडी को हो, कोई भी तरह की इंजरी अगर कोई पर्सन सफर करता है caused by the reason of the act or omission of for which the accused person has been charged। कैसे हुआ वो इंजरी? बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड, जिसके लिए उसे चार्ज कर लिया गया है। एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्डियन और लीगल एयर। विक्टिम में क्या क्या कौन कौन आएगा? गार्डियन भी आएंगे, लीगल एयर भी आएंगे। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात कि कहाँ दिया हुआ है, विक्टिम डिफाइंड कहाँ है? तो 2WA में डिफाइंड है। ओके, अब इसमें कौन विक्टिम होता है? गार्डियन होता है, लीगल एयर होता है, बोथ होता है या नन होता है? अगेन दोनों गार्डियन और लीगल एयर विक्टिम माने जा सकते हैं। कब माने जाते हैं? जनरली तब जब जो एक्चुअल विक्टिम है उसका उसकी डेथ हो जाती है तब। जैसे हमें पता है क्या, आरुषि मर्डर केस, तो उसमें आरुषि के साथ जो हाउस हेल्प का डेथ हुआ था, तो उसकी वाइफ को विक्टिम माना गया था जब उसने SLP मूव किया था सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो विक्टिम कौन हो सकता है? गार्डियन, लीगल एयर, दोनों में से कोई भी हो सकता है एक्चुअल विक्टिम के। विक्टिम वर्ड इंक्लूड्स बोथ ऑफ देम। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कब लाया गया, क्योंकि ये WA है, इट हैज बीन एडेड बाय एन अमेंडमेंट, इनिशियली CRPC में नहीं था, तो ये कब अमेंड किया गया? तो इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला है जो उसमें बोला विक्टिम, द वर्ड विक्टिम हैज बीन एडेड टू CRPC बाय, चार ऑप्शन मिलेंगे उसमें होगा, जैसे CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005, CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 या क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, इस टाइप से है। तो उसका आंसर है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ड विक्टिम को किस ईयर में ऐड किया गया CRPC में? उसका आंसर है 2009। क्यों? क्योंकि CRPC अमेंडमेंट एक्ट was 2008 was Act number 5 of 2009। यू अंडरस्टैंड? वो पास जब हुआ था, जब एक्चुअली ऐड हुआ था, तब ईयर था 2009। तो अगर ये दिया हुआ है कि भाई वर्ड विक्टिम कब ऐड किया गया CRPC में, और उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, 2008, 2009, 2010 एंड 11, तो उसका आंसर 2009 होगा। ओके, है सेक्शन 2 क्लॉज X, जो डिफाइन करता है वारंट केस को। वारंट केस क्या होता है? वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। इसका मतलब 2 year imprisonment से ऊपर अगर कोई भी पनिशमेंट दी गई है तो वो वारंट केस में होगा। ओके, ये मैक्सिमम पनिशमेंट के बारे में बात करता है। जो ये 2 year, अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 year से ज़्यादा है तो वो वारंट केस में आएगा। 2 year से कम है या 2 year है तो फिर वो समन्स केस में होगा। क्यों? क्योंकि हमने समन्स केस का पहले डेफिनेशन पढ़ा था कि जो वारंट केस नहीं है वो समन्स केस है। तो समन्स केस में क्या आता है? इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, वो भी समन्स केस है, और 2 साल से नीचे जो भी है, फाइन तक, वो भी समन्स केस है। 2 साल से ऊपर का कोई भी इम्प्रिजनमेंट है तो वो वारंट केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2X आप याद रखेंगे कि वारंट केस कहाँ डिफाइंड है, और उसका जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है वो 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। इसी से समन्स केस का क्वेश्चन भी बन जाता है कि समन्स केस में कहाँ तक आता है, समन्स केस में कौन से केसेस आते हैं। तो वो केसेस जिनका पनिशमेंट फाइन से लेके 2 year तक है, इंक्लूडिंग द 2 years, वो समन्स केस हो जाएंगे। ओके, सो सेक्शन 2 क्लॉज वाई ये कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IPC have meanings respectively assigned to that
to them in that code. इसका मतलब जो वर्ड्स सीआरपीसी में यूज किए गए हैं लेकिन उनका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, और अगर उनका डेफिनेशन आईपीसी में दिया हुआ है तो वो सेम मीनिंग रखता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अगर कोई वर्ड सीआरपीसी में दिया हुआ है और उसका कोई डेफिनेशन नहीं है तो आप उसका डेफिनेशन कहाँ, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, जो एविडेंस में दिया है वो, या जो आईपीसी में दिया है, या जो लिमिटेशन में दिया है। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे देंगे और उसका आंसर होगा क्या, आईपीसी। और हमें क्या देखना है कि ये 2y में दिया हुआ है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आप आईपीसी के डेफिनेशन सीआरपीसी में यूज कर सकते हैं, ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये 2y में दिया हुआ है। ओके, सो दिस कंक्लूड्स सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। जो मैंने बताया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन सेक्शन 3। सेक्शन 3 से भी कोई ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताता है सेक्शन 3। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं थोड़ा। सेक्शन 3 एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन वाला क्लॉज है जो आपको इंटरप्रिटेशन बताता है कि अगर सीआरपीसी में ये वर्ड यूज़ किया गया है तो उसका मीनिंग क्या है, एक तरह से आप उसे किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर कहीं सीआरपीसी में वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज़ किया गया है तो उसका मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और अगर वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब मैजिस्ट्रेट अगर अकेला लिखा हुआ है तो आप उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मानेंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं मानेंगे। कई जगह ऐसा रहता है कि मैजिस्ट्रेट ये काम कर सकता है तो आपको एक्सक्लूड कर देना, आपको मान लेना है कि वो सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। नाउ अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो अगेन उसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है सीआरपीसी में कहीं तो उसका मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो अगेन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। क्योंकि मेट्रोपोलिस में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, दो ही तरह के मैजिस्ट्रेट वहाँ होते हैं। वहाँ क्लासेस में डिवाइड, ये क्लास डिवाइड वहाँ पर नहीं है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वाले डिवीजन नहीं है। तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास कहीं सीआरपीसी में है और वो हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया में यूज करना है तो इसका मतलब वो पावर्स मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास होंगी। नाउ सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर लिखा हुआ है और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो हम उसे मान लेंगे क्या, कि वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास वो पावर्स हैं, या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वो काम करेगा जो सीजेएम यहाँ नॉन मेट्रोपोलिस एरिया में कर रहा है। जनरली क्वेश्चन बनते नहीं है, ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं तो वो मैंने बता दिया आपको। नाउ सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज। तो एक बेयर रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड। मतलब सीआरपीसी में आगे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे ऑफेंसेस जो आईपीसी में हैं वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, इंक्वायर किए जाएंगे और ट्राई किए जाएंगे। एंड अदरवाइज डेल्ट विद, अगर इसके अलावा भी कुछ काम करना है आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस का तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आईपीसी और सीआरपीसी एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, और ये सेक्शन 4 क्लॉज 1 उसे इनंसिएट करता है। ओके, नाउ क्लॉज 2 कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। अब ये दूसरे लॉज की बात करता है, आईपीसी के अलावा भी कई क्रिमिनल लॉज हैं, तो क्या उनमें सीआरपीसी लगेगा? तो हम देखते हैं। बेयर रीडिंग, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस। ओके, मतलब सीआरपीसी लगेगा उनमें, जैसा आईपीसी का दिया हुआ है वैसे, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वो क्या होगा, किसी दूसरे इनेक्टमेंट के सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट टू होगा, जो रेगुलेट कर रहा है मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायरिंग इनटू, ट्राइंग और अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंसेस। मतलब अगर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट है जो ये सब गवर्न कर रहा है उस अदर लॉ से रिलेटेड, ठीक है, जैसे हमारा SC/ST एक्ट है तो उसमें काफी सारे प्रोसीजरल सेक्शंस हैं, उसमें कई प्रोसीजरल सेक्शंस हैं जो सीआरपीसी से थोड़ा अलग जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो एक इनेक्टमेंट हुआ जो गवर्न कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायरिंग एंड ट्रायल। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम उसके लॉस को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज सीआरपीसी सब्जेक्ट टू दैट इनेक्टमेंट। ओके,
तो सेक्शन 4 हमें यही बताता है कि आईपीसी के जो भी ऑफेंसेस हैं वो बिल्कुल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ट्राई किए जाएंगे, और अगर कोई स्पेशल लॉ है तो उसके अगर कोई दूसरा एनेक्टमेंट उसके ऑफेंसेस को रेगुलेट करता है तो हम उन्हें उसका यूज़ करेंगे। इसमें भी ज़्यादा कोई क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि आईपीसी के ऑफेंसेस को सीआरपीसी गवर्न करेगा, ये कहाँ दिया है, तो वो सेक्शन 4 में दिया है। नाउ सेक्शन 5 इज द सेविंग क्लॉज, और लास्ट सेक्शन है ये हमारे इस चैप्टर का। तो सेक्शन 5 कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। तो क्या है कि ये जो कोड है वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, जिस या कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन है या कोई स्पेशल पावर कन्फर्ड है किसी लॉ से, तो उस लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा अनलेस देयर unless there is an absence of specific provision to the contrary। मतलब इस कोड में या फिर जिस अदर लॉ की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर दिया हुआ है कि नहीं, हाँ ये सीआरपीसी ही गवर्न करेगा इस लॉ को, इस लॉ से रिलेटेड ऑफेंसेस को, तो फिर सीआरपीसी एक्ट में सीआरपीसी अफेक्ट करेगा उस स्पेशल या लोकल लॉ को, नहीं तो सीआरपीसी किसी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो लोकल और स्पेशल लॉज हैं वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं या फिर एक लोकल एरिया में लगते हैं, जैसे एमपी के लोकल लॉज हैं। तो वो आप अपने हिसाब से एमपी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि अपने लॉज को, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि अपने लॉज को किस तरह से गवर्न करना है, अब उन लोकल ऑफेंसेस को किस तरह से गवर्न करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 5 ये हमें समझाता है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक लोकल लॉ है, उसमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ सीआरपीसी, तो ये वैलिड इनेक्टमेंट है या नहीं है, सीआरपीसी उसमें लग सकता है लोकल लॉ में या नहीं लग सकता, लग सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी है तभी लगे। ऑलराइट, okay, so this concludes our chapter 1 of CRPC. Subscribe this channel because we'll be posting many other videos which will be helpful to you in judiciary or other exams, other legal exams, APO. Okay, thank you guys.